है कि किसानों को जो ज़मीन दी गई थी उस पे उन्हें काम करने के लिए, खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। देन व्यापार मार्गों की सुरक्षा दी गई, उनके एरियाज़ को बढ़ाया गया, व्यापार की उन्नति के खातिर किले बनाए गए, शहर बनाए गए, तो किस तरीके से बसावट की गई। उसके बाद बताया गया है दूसरा जो काम था वो करा गया था बाहरी सीमा बढ़ाने में, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है मूवी वाला, फिर से याद दिला दूँ। ये जो खिलजी थे, इनके शासनकाल में साउथ इंडिया को लक्ष्य किया गया था और वहाँ तक अपनी पावर, अपनी सत्ता फैलाई गई थी। नीचे तक गए थे साम्राज्य विस्तार करते हुए दिल्ली से। यही मोहम्मद तुगलक ने भी अपने समय पर करा और सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम, इन सब धातुओं पर कब्जे करने की कोशिश की। इस तरीके से सल्तनत ने अपना एरिया बढ़ाया इनके टाइम पीरियड में। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत तो कमज़ोर थी, लेकिन 150 साल बाद मोहम्मद तुगलक के टाइम तक आते आते एक विशाल सेना खड़ी हो चुकी थी। एक विशाल सेना खड़ी हो चुकी थी जो अपने दुश्मनों को आसानी से मार सकती थी, शत्रुओं की सेना को हरा सकती थी, इस तरीके से शहरों पर कब्जा कर सकती थी और इस तरीके से एक बहुत बड़ी सेना खड़ी कर ली गई। यहाँ फोटो में देखा जा सकता है अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत तक के अभियान चलाए। आप देख सकते हो बंगाल, इधर चित्तौड़, रणथंभौर, इधर गुजरात और महाराष्ट्र और इधर से राजस्थान, इन सब एरियाज़ को कैप्चर करते हुए साउथ इंडिया में नीचे तक गया था। इसके बाद आपको अगले पेज पे बता रखा है एक मस्जिद के बारे में, जो जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद जो थी ये पुराने शहर में बसाई गई थी, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। वही दिल्ली होना था जहाँ पे इसे बसाया गया था। इसको इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने आगे बढ़ाया था। इल्तुतमिश ने और अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसकी मीनार जो थी वो 3 सुल्तानों ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज़ शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। तो मतलब ये कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से बन रही थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कुतुब मीनार भी बनवाया था, वही कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने दिल्ली सल्तनत में पहला सुल्तान था, उसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको निर्माण करवाया था और बाद में इसका और एक्सपेंड करा गया इल्तुतमिश द्वारा, जो रजिया का पापा था, और अलाउद्दीन खिलजी वगैरह के द्वारा। इसके बाद जिक्र किया गया है बेगमपुरी मस्जिद का, जो मोहम्मद तुगलक ने अपने टाइम में जहाँपना एक शहर में बसाई थी। इसके बाद जिक्र है मस्जिद क्या होती है। मस्जिद एक ऐसी जगह है, मतलब मस्जिद एक अरबी भाषा का शब्द होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे मुसलमान सजदा करते हैं, घुटने पर बैठते हैं और माथा टेकते हैं। देन आप देख सकते हो कि मस्जिद क्या होती है वो बताया गया है। मुसलमान जो थे अल्लाह की आराधना करने के लिए सजदा किया करते थे। ये मस्जिद जो थी, जामा मस्जिद जो थी, जहाँ कई मुसलमान इकट्ठे होकर नमाज़ किया करते थे। नमाज की रस्म के समय जो होते थे सारे नमाजी होते थे, उनमें सबसे विद्वान जो बंदा होता था, नमाज करने वालों में सबसे विद्वान सम्माननीय बंदा जो होता था, उसे इमाम कहा जाता था, नेता के रूप में देखा जाता था। इमाम जो होता है वो फ्राइडे की नमाज करता है और खुतबा भी पढ़ता था। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। अब भारत से मक्का के डायरेक्शन पश्चिम है, इसलिए पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर दिशा को ही किबला कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद बता रखा है कई शहरों में मस्जिदें बनवाई थी दिल्ली सुल्तानों के द्वारा, ताकि वो दिखा सके कि वो मुसलमान और इस्लाम के रक्षक हैं, दिखा भी सके और थे भी। ठीक है। इसके बाद आप नीचे आ जाओ, यहाँ बता रखा है इनके प्रशासन के बारे में। इल्तुतमिश जो था सामंत और ज़मींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना पसंद करता था। इल्तुतमिश अपने सूबेदार जो थे, जो जमींदार थे, सामंत थे, वो गुलाम अपॉइंट करना पसंद करता था। इन गुलामों को ही फारसी में बदंगा कहा जाता है, बंदगा। इन्हीं को सैनिक सेवा के लिए खरीदा भी जाता था। उन्हें राज्य के बहुत इंपॉर्टेंट पद दिए जाते थे और ट्रेनिंग दी जाती थी, क्योंकि वे मालिक पर निर्भर थे, इसलिए सुल्तान भी उन पर पूरी तरह से भरोसा कर पाते थे।
इसके बाद जिक्र है खलजी और तुगलक शासक जो थे वो बंदगा का यूज़ करते थे, मतलब गुलामों का इस्तेमाल करते थे। साथ ही अपने पर निर्भर वर्ग के लोगों को भी ऊंचे पद दिया करते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। मतलब जो आश्रित थे, गुलाम थे, उनको ऊंचे पद दिए जाते थे। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार थे, लेकिन उनके जो बच्चे सिंहासन पर बैठते थे उनके अपने गुलाम होते थे, अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, सहायता करने वाले। तो ऐसे में ये जो उनके फादर के टाइम के गुलाम थे उनके प्रति भरोसा नहीं रखते थे, और ना ही फादर वाले जो गुलाम थे वो उन पे भरोसा करते थे या उनको पसंद करते थे। इस तरह जो गुलाम थे उनके बीच में भी नए और पुराने सरदारों के बीच में भी टकराहट शुरू हो जाती थी, जो ये बनाए गए थे गुलाम। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के लोगों को भी बुरा लगा था। जैसे ये गुलामों को पोस्ट दी जा रही है, निचले वर्गों को ऊपर उठाया जा रहा है। तो जो तारीख लिखने वाले लेखक थे उन्हें भी नहीं पसंद था, वो भी मानते थे निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पे नहीं बिठाना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है किस तरह से जो बर्नी था उसने सुल्तान मोहम्मद तुगलक की बुराई की थी। कहा था कि ये सुल्तान जो है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है, मतलब इसके दिमाग का इस्तेमाल ये करता ही नहीं है। राजनीतिक विवेक का नाश हो चुका है और शासन करने में अक्षम है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने जो थे अपनी नाई वाले को, शराब बनाने वाले को, नाई वाले को, बावर्ची को, इन सब को ऊंचे ऊंचे प्रशासनिक पद दे दिए, तो इस वजह से उसको बोला गया। जो खिलजी और तुगलक थे उन्होंने भी सेना नायकों को बड़े बड़े आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त करा था। खिलजी और तुगलकों ने बड़े बड़ी पोस्ट दी, सूबेदार बनाए और इनके इलाके भी दिए। इनको इक्ता कहते थे संभालने के लिए, और जो इक्ता संभालता था उसे इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। इसके बाद की गई है बात कि मुक्ति का फ़र्ज़ क्या होता था। ये जो इक़्तिदार के मालिक थे, मुक्ति या इक़्तिदार, ये मुक्ति का फ़र्ज़ क्या था? जो मुक्ति था वो सैनिक अभियान लीड करता था, मिलिट्री सेवा देता था, अपने इक्ता में अपने ज़िले टाइप में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। वेतन के रूप में मुक्ति को इलाकों से रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार मिलता था, और वो इस रेवेन्यू की जो रकम होती थी उसका हिस्सा अपने सैनिकों को तनख्वाह देने में, उनकी देखरेख में निकालते थे। मुक्ति पर कंट्रोल रखने का सबसे अच्छा तरीका था उसके पद को वंश परंपरा से हटा दो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो मुक्तिदार है उसका बेटा, फिर उसका बेटा ही इस इलाके का रेवेन्यू सिस्टम संभालेगा, ऐसा कुछ नहीं होता था। वंश परंपरा ख़त्म कर दी जाती थी, थोड़े थोड़े समय के लिए इक्ता दे दी जाती थी, फिर उनका कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने यही करने की कोशिश की थी। नौकरी के इन कठोर नियमों का पालन करवाया। मुक्ति लोगों द्वारा इकट्ठा किया गया रेवेन्यू की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य में एक लेखा अधिकारी होता था। जो मुक्ति लोगों द्वारा इकट्ठी की गई रेवेन्यू थी उसका हिसाब किताब रखने वाला था एक रेवेन्यू ऑफिसर। मुक्तिदारों का भी हिसाब किताब रखा जाता था कि उन्होंने कितनी वसूली की है, क्योंकि यह देखा जाता था कि जो मुक्तिदार है उसको जितनी कीमत बोली गई है उतना ही वसूली करे, इससे फालतू ना करे, और तय संख्या में सैनिक रखे, इससे ज़्यादा ना रखे। 1 सेकेंड। इसके बाद जिक्र है जब दिल्ली सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को अपने अधिकार में लेते थे तो वहाँ के जो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंत, अमीर, ज़मींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को मजबूर कर दिया था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व का निर्धारण, वसूली के काम में राज्य अपने नियंत्रण में ले आया था। मतलब जो सामंत थे पहले से ही, सामंत, अमीर, इन लोगों को भी कंट्रोल में कर लिया जाता था जब भी किसी नए एरिया पे कंट्रोल किया जाता था इन सुल्तानों के द्वारा। और साथ ही स्थानीय सामंतों से कर लेने का अधिकार छीन लिया जाता था। उनको चुकाने के लिए व्यवस्था की जाती थी। मतलब ये खुद बताते थे कि क्या कर लेना है, कितना लेना है और कैसे वसूली होगी। ये जो स्थानीय सामंत थे इनसे कर लगाने का अधिकार वापस ले लिया जाता था और उन्हें बोला जाता था कि तुम कर चुकाओगे लाकर।
तुम्हें भी कर देना पड़ेगा। मतलब इस सुल्तान की मर्जी पर निर्भर था। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब भी रखा, कितनी ज़मीन किसके पास है। सामंत और ज़मींदार उसी हिसाब से अपनी ज़मीन से रेवेन्यू देगा, वसूली करने का अधिकार रखेगा। सल्तनत की नौकरी करेगा या नहीं करेगा सामंत और ज़मींदार, ये सब सल्तनत फिर तय करती थी। जो नए इलाकों को जीता जाता था उन पर। फिर बात की गई 3 तरह के कर का ज़िक्र है। कृषि कर जो कि होता है खराज, दूसरा था उस टाइम पे जो खराज था वो 50% लिया जाता था उपज का, और मवेशियों का और घरों का कर। इस तरीके से करते। तो आई होप ये लाइन समझ आई होगी कि ये जिस नए इलाके पर कब्जा करते थे उस नए इलाके में जो सामंत होते थे उन लोगों से अधिकार छीन लेते थे कर वसूली का। ये सल्तनत की मर्जी पर है कि वो उनको अधिकार देगा या फिर इनसे कहेगा कि तुम भी हमें कर ला के दोगे, है ना। फिर ज़िक्र है कि ऐसा नहीं था कि जिन इलाकों पे कंट्रोल कर लिया अब उन पे परमानेंट हो गया। फिर दक्षिण भारत के कई हिस्से थे उन पे कंट्रोल बना नहीं रह पाता था, और गंगा के मैदानी इलाके जंगलों वाले उन पे भी कंट्रोल नहीं रह पाता था सुल्तानों का। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में शासन अपना चलाना शुरू कर दिया था, और अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक ने इन इलाकों पर ज़ोर ज़बरदस्ती अधिकार जमा तो लेते थे, लेकिन कुछ टाइम में ये फिर से आज़ाद हो जाया करते थे। इसके बाद आपको देखना है मंगोलों का अटैक। इसके बाद जिक्र है कि चंगेज़ खान की लीडरशिप में मंगोलों ने 1219 में ईरान से जो उज़्बेकिस्तान था वहाँ पर हमला करा। फिर उसको जीतने के बाद दिल्ली सल्तनत की ओर धावा बोला। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम में तो दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ ही गए थे। इससे मजबूर होकर दोनों सुल्तानों को अपने टाइम में स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी, और इतनी विशाल सेना को संभालने के लिए प्रशासन के सामने बहुत चुनौती थी। जब आप इतनी बड़ी आर्मी रखोगे मंगोलों के अटैक को रोकने के लिए, तो उनकी व्यवस्था करना, भोजन की, खाना पीना, रहना, मतलब उनको वेतन देना, टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट रखना, उन पे खर्चा करना, उनकी एक्सरसाइज का ध्यान रखना, बहुत सारे खर्चे हो जाते। तो इनका खर्चे का बंदोबस्त प्रशासन कैसे संभालता, इसका जिक्र किया गया है। तो इसके लिए बताया गया है कि दोनों सल्तनत ने, दोनों सुल्तानों ने क्या क्या पॉलिसी चलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उससे पहले नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो एक बार ये आगे पढ़ते हैं। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर फिर सैयद और लोदी वंश का शासन रहा। इससे पहले खिलजी था, खिलजी के बाद आया तुगलक। अब जो तुगलक थे, तुगलक चले गए, उसके बाद आया दिल्ली और आगरा पर सैयद वंश का शासन, देन लोदी वंश का शासन, और धीरे धीरे करके जो बहुत सारे राज्य थे जैसे जौनपुर, बंगाल, गुजरात, मालवा, राजस्थान, ये सब आज़ाद होते चले गए थे। अफ़गान और राजपूत जैसे नए शासक इस टाइम में उभर कर आए। इसी टाइम में आप देखोगे कि मुग़ल काल की नींव पड़ेगी, और मुग़लों के बीच में शेर शाह सूरी नाम का एक सुल्तान होगा जो बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके को चलाता आ रहा था। चाचा के एक छोटे से इलाके से था, बिहार के। वहाँ से इसने अपने साम्राज्य को स्थापित करना शुरू करा और हुमायूं को हरा दिया, उसको हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस तरह सूरी वंश चला था 1540 से 55 तक, जिसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें चुस्त बना दिया था, और अकबर ने उन मुग़ल साम्राज्य को समेकित किया जो शेरशाह की व्यवस्था थी। मतलब मुग़लों ने भी जो शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड रखा, क्योंकि वो इतनी बेहतरीन थी। तो इसके बाद हम दोनों सुल्तानों का कंपैरिजन करेंगे कि उन्होंने क्या क्या पॉलिसी चलाई थी मंगोलों के अटैक को रोकने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश पहले था, तुगलक वंश बाद में था। तो पहले खिलजी की बात करें तो 2 बार अटैक हुआ। इसके लिए अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना खड़ी करी। 2 बार अटैक हुआ, तो इसके लिए अलाउद्दीन ने विशाल सेना खड़ी करी। इसके बाद उसने एक गैरिसन शहर बनवाया जिसका नाम था सिरी, वो जो छावनी प्लेस होता है ना जहाँ पे आपकी आर्मी रहेगी, वो। इसके बाद उसने सैनिकों का पेट भरने के लिए टैक्सेस बढ़ाए, जैसे किसानों की पैदावार का 50% कर के तौर पर लिया, क्योंकि इनकी ज़रूरतें भी पूरी करनी होगी सैनिकों की। तो खेती की पैदावार इकट्ठी करना शुरू कर दिया, 50% लेना शुरू कर दिया। भूमि को बढ़ाना, भूमि से कर के रूप में ज़्यादा लेना, ये सब इन्होंने स्टार्ट करा। इसके अलावा सैनिकों को कैश में सैलरी दी जाती थी, नकद दिया जाता था, इक्ता के बदले नकद दे दिया जाता था। और इसके साथ ही उसने मार्केट कंट्रोल करने की कोशिश की, कीमतें निर्धारित कर दी हर चीज़ की,
ताकि जो आर्मी है वो अपना खर्चा अच्छे से चला पाए, ज़रूरतें पूरी कर पाए। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक कदम जो थे काफ़ी सफल रहे थे। हिस्टोरियंस मानते हैं कि उसने बहुत अच्छे स्टेप उठाए कि कीमतें घटा दी हर चीज़ की, बाज़ार में वस्तुओं का कंट्रोल करा और वस्तुओं की आपूर्ति करवाने में सहयोग निभाया। मतलब किस तरह से उसने कीमतें तय कर दी चीज़ों की और मार्केट में हमेशा फ़्लो बना रहे, चीज़ों का अवेलेबल रहे। मंगोलों के आक्रमण के लिए उसके ये जो प्रयास थे वो बहुत सफल थे। उसकी आर्मी रखने में उसकी मदद करी, बड़ी आर्मी में। लेकिन मोहम्मद तुगलक के स्टेप थोड़े से डिफरेंट थे। मंगोल सेना, जब मंगोलों ने अटैक करा शुरुआती वर्षों में मोहम्मद तुगलक के, तो उसने मंगोल की सेना को हरा दिया और उसने ये देखा कि उसकी सेना को हराना मतलब हमारे जैसी सेना ने उसके सेना को हरा दिया, तो हम अपनी सेना और संसाधनों को बढ़ाकर उज़्बेकिस्तान वाला जो इलाका है उस पर अटैक करते हैं और उसको हथिया लेते हैं। मतलब ये मंगोलों से लड़ने की बात कर रहा है। एक स्थायी सेना तैयार करने का इसके लिए उसने निर्णय लिया। फिर इसके बाद उसने एक गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के चारों शहरों में से पुराने शहर दिल्ली एहगुना को निवासियों से खाली करवा दिया। मतलब उसने अपनी दिल्ली में इस प्लेस से खाली करा के दूसरी राजधानी बनाने का फैसला करा, जो था दौलताबाद। और जो पहले वाली जगह थी वहाँ पे सैनिक छावनी बना देगा और लोगों को दौलताबाद ले जाएगा। लेकिन बीच में क्या होता है, बीच में प्लेग वगैरह फैल जाता है, तो ये जो लोग ट्रैवल करके दौलताबाद जा रहे होते हैं उनकी मौतें होनी चालू हो जाती है। तो इस चीज़ को देखते हुए उस बेचारे को अपनी ये जो प्लानिंग होती है दूसरी राजधानी बनाने का, वो कैंसिल करनी पड़ती है। तो आप देखोगे कि इतना बड़ा प्लान बना लिया कि हम उन पर अटैक करेंगे, उन्हीं से उज़्बेकिस्तान का इलाका ले लेंगे। दूसरे स्टेप में उसने राजधानी शिफ्ट करी, जो कि एक फेलर साबित हुई क्योंकि उसने बीच में बीमारी फैल गई थी। इसके बाद उसने टैक्सेस बढ़ाने का काम करा। खाने पीने की चीज़ें तो चाहिए ही होती है सेना को खिलाने के लिए। इतनी बड़ी सेना रखनी है तो पैसा भी लगेगा, अतिरिक्त टैक्स भी लगाना पड़ेगा। लेकिन इसकी किस्मत खराब थी, जब इसने अतिरिक्त टैक्स लगाया तो अकाल पड़ गया, तो यहाँ भी वो फेल हो गया। इसके बाद मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था। इसने भी कैश का सिस्टम चलाया था, लेकिन इसकी जो मुद्रा थी वो टोकन मनी थी। टोकन मनी जैसे आज की मनी होती है कागज़ की, या कॉइन जो होते हैं हमारे, वो रियल चांदी के नहीं होते, मतलब चांदी में मिक्सचर होता है। उस टाइम पे इसने टोकन मनी चलाई थी। उस टाइम पे लोग जो थे वो भी चंट थे। उन्होंने सोचा कि नकली धातु के जो सिक्के चल रहे हैं, सस्ती धातु के, इन धातुओं को देने के बदले हम क्या करेंगे, सोने चांदी के जो सिक्के हैं वो तो संभाल कर रख लेंगे और जो इनको टैक्स चुकाना है वो इन्हीं की घटिया क्वालिटी के सिक्कों में चुका देंगे सुल्तान को। इस तरह से, और टोकन मनी की ना वो डबल भी बन सकती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो 10 रुपये का सिक्का है उसकी कितने ज़्यादा नकली कॉपी बनने लग गई है। तो वही चीज़ इन्होंने टोकन मनी बनाई। उस टोकन मनी का बहुत आसानी से मिसयूज़ किया गया, भ्रष्टाचार हुआ। इस तरह से इसकी ये वाली नीति भी फेल हो गई। लोगों ने उसको टोकन मनी वापस लौटा दी टैक्सेस के तौर पे, क्योंकि लोग सोना चांदी नहीं गंवाना चाहते थे। फिर मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए कुछ कदम थे प्रशासनिक, वो भी फेल हुए। कश्मीर पर अटैक करा, वो उसका फेल हो गया। और उसने तुरान पर हमला करने का जो फिर योजना बनाई थी वो कैंसिल ही कर दी और इतनी बड़ी सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां हुई, जैसे कि दौलताबाद ले जाने का जो निर्णय था वो फेल हो गया, टैक्सेस बढ़ाना वो फेल हो गया, और अकाल पड़ गया था। बगावत भी करने लगे थे लोग कि हमारा सुल्तान तो मेंटल हो चुका है, कैसे कैसे स्टेप लेता है। टोकन मुद्रा चलाई, वो वापस लेना पड़ा। तो आपने देखा होगा इनमें ज़्यादा सफल अलाउद्दीन खिलजी था मोहम्मद तुगलक के कंपैरिजन में। लेकिन अब ये वाली लाइन पढ़ो कि दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने का अभियान अब तक तो नहीं बनाया था। ये पहला था जिसने ऐसा करने की सोची। अलाउद्दीन खिलजी तो बस डिफेंस के तौर पर अपने आप को बचाव के लिए उसने बड़ी सेना रखने का निर्णय लिया। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने सैनिक आक्रमण करने का निर्णय लिया था मंगोलों के खिलाफ में। तो ये पहला सुल्तान था ऐसा करने वाला, भले ही उसकी नीतियाँ इतनी सफल ना रही हो। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट बच गया है कि नाइट और धर्म युद्ध। नाइट जो होते हैं वो कौन थे? फ्रांस में 3 तरह के वर्ग उभर कर आए 11वीं सदी में। इनमें एक प्रार्थना करने वाला, एक युद्ध करने वाला, एक खेती करने वाला था। ईसाई धर्म ने इन तीनों वर्गों को समर्थन दिया।
ईसाई धर्म को समाज में आगे बढ़ाने में मजबूती देने में एक योद्धाओं का ग्रुप था। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। इन्होंने क्रूसेड्स लड़े, धर्म युद्ध लड़े, धर्म की प्रोटेक्शन के लिए, ईश्वरीय शांति के लिए। इनसे अपेक्षा की जाती